हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स बिगिन स्टडी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मयंक शर्मा। जैसे कि हम क्लास 12 फिजिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। और चैप्टर 1 में हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर किया था वो उसकी डेफिनेशन कवर की थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कवर किया था और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अक्षीय बिंदु पर एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस की थी। अब आज के हम वीडियो लेक्चर्स में क्या कवर करने वाले हैं, देखो, जो अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसके कारण हमने अक्षीय बिंदु पर देख लिया। अब मैंने बताया था एक निरक्षीय बिंदु पर भी हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो निरक्षीय बिंदु पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम देखने वाले हैं कि निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो लास्ट वीडियो लेक्चर का मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले हमने ये देखा था ईडी, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था कि दो चार्ज थे, एक प्लस का था एक माइनस, मतलब विपरीत प्रकृति के थे। इनके मध्य में दूरी कितनी थी, 2L थी। और इस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम पी वेक्टर से डिनोट कर रहे थे और Q इंटू 2L, ये इसकी वेक्टर फॉर्मूला थी। P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये इसका फॉर्मूला था। इस द्विध्रुव के कारण हमने किसी पॉइंट P पर, जो इसके एक्सियल पॉइंट पर था, अक्षीय बिंदु पर था, उस पर हमने क्या देखा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, जो क्या आई थी, ई तुल्य या ई रिजल्टेंट क्या आई थी, 2 kp अपॉन आर क्यू। ये कल हमें रिजल्ट मिला था, ठीक है। ये था एक्सियल पॉइंट पर, मतलब अक्षीय बिंदु पर, एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है। अब आज हमें देखना है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, बोले तो निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली। तो आज का हमारा मेन टॉपिक ये रहने वाला है और इसको हम नाम क्या देंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आप काफी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और आपको भी काफी अच्छे ढंग से आपको वो समझना है, ठीक है। थोड़ा सा वो अक्षीय बिंदु वाले से हल्का सा, ये बोले थोड़ा सा टफ है, बस ज्यादा टफ तो वैसे नहीं है, पर आपको थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। उसमें थोड़ा वेक्टर्स जो फॉर्मूले पढ़ाए थे या रूल पढ़ाए थे वो काम है। तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब पहले हम एक तो देखेंगे डायग्राम। देखिए, किसी भी डेरिवेशन में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक तो उसका डायग्राम, और जो लास्ट में उसका रिजल्ट आता है वो। तो आपको दोनों ही ध्यान से देखने हैं, पहले इसका डायग्राम देखना है, क्योंकि डायग्राम से ही क्या होगा, आपको कंप्लीट ये समझ में आ जाएगा। और अगर डायग्राम समझ में नहीं आया तो डेरिवेशन भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले शांति से हम देखते हैं डायग्राम कि देखिए, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये जो दूरी है वो कितनी है, 2 है कंप्लीट इनके बीच। अब लंब समद्विभाजक बोले या फिर निरक्षीय रेखा बोले तो ये इसको दो भागों में डिवाइड करती है। और लंब समद्विभाजक है तो जो ये एंगल बनाएगी वो क्या बनाएगी, 90 बनाएगी। इस पर कोई भी पॉइंट मान लेते हैं हम पी, ठीक है। पी पॉइंट मान लेते हैं जिस पॉइंट पर हमें क्या देखनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। इसको पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम, पी।
अब प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू इन दोनों के कारण मुझे क्या देखनी है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। और कल जब मैंने आपको बताया था तो विद्युत क्षेत्र के मध्य बिंदु से जो दूरी लेनी है वो क्या लेनी है, आर। तो ये वाली जो दूरी है ये क्या हो गई, आर। ये दूरी कितनी हो गई, एल। और मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे देखनी है, इससे देखनी है। अब देखिए इससे के कारण क्या होगी, ई प्लस बाहर की ओर, और इस माइनस क्यू के कारण क्या होगी, अंदर की ओर, ई माइनस। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखो प्लस के कारण बाहर की ओर, माइनस के कारण अंदर की ओर। या अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल यहाँ मान लीजिए कि एक परीक्षण आवेश रखा है क्यू नोट, और वो भी कैसा है, धनात्मक। अगर यहाँ धनात्मक रखा है मान के चलते हैं, तो देखो ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, तो इसकी वजह से ये बाहर की साइड जाएगा प्रतिघर्षण बल। ये धनात्मक ये ऋणात्मक, ये इस वजह से कहाँ आएगा, अंदर की साइड आएगा। तो आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। और प्लस के कारण बाहर की साइड होती है, माइनस के कारण अंदर की साइड होती है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो ई वेक्टर, ई प्लस वेक्टर ऊपर की साइड और ई माइनस वेक्टर इधर की साइड। ये लंबाई कितनी होगी, आर। ठीक है। अब मुझे प्लस क्यू के कारण देखनी है और माइनस क्यू के कारण देखनी है ना। अब मैं इनको देखो नाम दे देता हूँ, ए, ये पी, ये वी, और इसको दे देता हूँ मैं ओ नाम, इस पॉइंट को। ठीक है। अब देखिए ये जो त्रिभुज बना इसको मैं यहाँ बना देता हूँ अलग से, ओ ए पी, ये आर है, ये एल है। अब मुझे देखो यहाँ पर क्या रखा है, पॉजिटिव क्यू रखा है, पॉजिटिव क्यू रखा है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर मुझे क्या देखनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो मुझे ये लंबाई की जरूरत पड़ेगी, और ये लंबाई कहाँ से आएगी, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय के लिए मैं क्या मान लेता हूं कि ये कोण क्या है, थीटा है। अब देखिए ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये कैसे हो गए, सर्वांग सम। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, थीटा हो गया। ओके। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर तो मुझे ज्ञात करना ही है, कि स्क्वायर ज्ञात करना है, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब ये जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब ये भी वैल्यू आपको देखनी है। तो देखिए पहले तो मैं थोड़ी सी हिंदी लिख देता हूँ कि माना प्लस माइनस क्यू आवेश का एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। और त्रिभुज पी ए ओ माना कोण पी ए ओ व कोण पी वी ओ थीटा है। ये क्या कर लिया मैंने, मान लिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। यहाँ मैं छोटी सी चीज और निकालूंगा, कॉस की वैल्यू वो आगे निकालूंगा। अब देखिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। अगर मैं एक परपेंडिकुलर सीधी लाइन ऐसे खींच देता हूँ, तो ये थीटा है, तो ये देखिए जेड की आकृति बनी या नहीं बनी, और ये एकांतर कोण बनेगा तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, बना या नहीं बना। ठीक है। तो पहले मैं ई प्लस के कारण देखो, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई प्लस क्या हो जाएगी, तो देखिए के क्यू
अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगी। इसका स्क्वायर आर का स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्यू के कारण क्या होगी, पहले इसको ही आगे देख लेते हैं। देखो ई प्लस के क्यू और अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट ये आ जाएगी। अब देखें माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई माइनस क्या आएगी, के क्यू, सेम यहाँ भी यही वैल्यू रहने वाली है तो क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, वही ये वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू भी तो यही रहेगी और ये वैल्यू रहेगी तो वैल्यू ई माइनस की भी क्या आएगी, सेम आएगी। अब देखो होता क्या है, इस वाले डायग्राम को मैं यहाँ बना के आपको बता देता हूँ। ई प्लस ई माइनस, ठीक है, और ये लाइन ऐसे निकल रही है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। अब मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी सदिश का वियोजन कैसे करते हैं, ठीक है, फैक्टर कैसे करते हैं किसी भी वेक्टर का। तो देखिए मैं क्या कर देता हूं, एक सीधी लाइन ऐसे यहां खींच देता हूं, ठीक है। अब देखिए इधर थीटा है तो इसका घटक क्या हो जाएगा, ई माइनस कॉस थीटा। ई माइनस है तो इसका यहाँ ई माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ई माइनस साइन थीटा। इधर ई प्लस साइन थीटा और इसका इधर की साइड में घटक क्या हो जाएगा, यही ई प्लस साइन। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हमने देखो आपको ये बताया था, आप ये पढ़ के आए हैं, थीटा है, ए वेक्टर है तो इधर थीटा की दिशा में ए कोस थीटा और लंबवत ए साइन थीटा। तो थीटा की दिशा में ई प्लस साइन, सॉरी, ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस वाले का इधर लंबवत ई साइन थीटा कॉस थीटा, क्यों थीटा की दिशा में ई माइनस कॉस थीटा, ये दोनों घटक हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको सदिश वियोजन से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये घटक इसकी वजह से, ये घटक इस। अब देखिए ई प्लस और ई माइनस, ई प्लस की भी वैल्यू यही है, ई माइनस की वैल्यू भी, साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। यहाँ हम लिख देंगे ई प्लस साइन थीटा व ई माइनस साइन थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो परिणामी क्या बचेगा, परिणामी क्या बचेगा, ई तुल्य इक्वल टू ई माइनस कॉस थीटा प्लस ई प्लस कॉस। ठीक है, ई माइनस ई प्लस की वैल्यू सेम है तो यहाँ हमें पता ही है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई माइनस इक्वल टू ई प्लस, तो क्या बचेगा, ई तुल्य टू ई प्लस कॉस थीटा, माइनस की जगह क्या रख दिया मैंने, प्लस रख दिया, तो ये क्या बच जाएगा, टू प्लस ई प्लस कॉस थीटा, ये बीच में नहीं है प्लस, ठीक है, इसको सफिक्स में क्या बचेगा, टू ई प्लस कॉस थीटा। तो अब यहाँ तक हम फिर इसको बोर्ड को साफ करेंगे, तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ये देखिए क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी 2l है, इसको आधी आधी कर देंगे, l हो जाएगी। यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो प्लस के कारण बाहर की ओर, माइनस के कारण अंदर की ओर हो जाएगी। ये मैंने छोटा सा डायग्राम यहाँ निकाल लिया, ये P है, ये O है, ये A है, इसकी बीच की दूरी l है, ये वाली, ये R है, ये वाली, इसको निकालेंगे तो पाइथागोरस में से निकाल लेंगे। ये दूरी आ गई तो प्लस के कारण हम देखेंगे,
ये वैल्यू आएगी, माइनस का कर्ल देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, दोनों की वैल्यू सेम है। अब मैं बात करता हूँ इस पॉइंट पर, तो देखिए ये पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, ये पॉइंट P है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, दोनों से थीटा कोण है क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण होने की वजह से देखिए थीटा वाली दिशा में घटक ई माइनस कॉस थीटा, ई प्लस का भी ई प्लस कॉस थीटा, और दूसरी लंबवत दिशा में ई साइन थीटा होगा। अब मैंने यहाँ लिखा भी है ई प्लस साइन थीटा व ई माइनस साइन थीटा परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। देखो ई प्लस की वैल्यू सेम है, ई माइनस की वैल्यू सेम है, दोनों विपरीत दिशा में प्रभाव को नष्ट कर देंगे, तो परिणाम ही क्या बचेगा, इन दोनों का योग बचेगा। इन दोनों का योग किया, ये और ये वैल्यू सेम है, यहाँ पर लिख दिया है, तो ई तुल्य बराबर 2e प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है वो हम देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देता हूँ, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे लिखते जाएंगे। ई तुल्य इजकल टू, इसको लिख देता हूँ 2e प्लस कॉस थीटा। तो देखिए ई तुल्य, तो 2 ई की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब आपको ध्यान देना है कि जो थीटा था वो मैंने माना था, यहाँ पर हमने थीटा क्या किया था, माना था। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा इक्वल टू आधार प्लस कर्ण, और आधार क्या है यहाँ एल, और कर्ण क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ cos थीटा की हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई तुल्य इज इक्वल टू 2 के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट भी लगा सकते हैं और पावर 1/2 भी लगा सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख ले, समझ में आ जाएगा। ये आ गया कॉस वाला, इसी त्रिभुज से निकालना है, यहाँ से निकाल लेंगे, ये एल है ये आर है, आधार और कर्ण देखकर। अब देखिए इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1/2 अंडर रूट की। जैसे देखिए a की पावर 1 है और यहाँ a की पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएगी 1 प्लस 1/2, तो 2 का एलसीएम लेंगे तो a की पावर क्या आ जाएगी 3/2। ये आपको आना चाहिए पावर का, और मैंने सॉल्व करके बता भी दिया है। तो इसको थोड़ा, तो ई तुल्य 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 रख देते हैं। 3/2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, हमें पता है यहाँ हम वही रूल लगाएंगे, कौन सा, कि एल इज स्मॉल स्मॉल आर, तो एल स्क्वायर और भी स्मॉल होगा आर स्क्वायर से, क्योंकि देखिए ये द्विध्रुव इतना बड़ा है और पॉइंट यहाँ पे, तो कितनी दूरी हो गई, पॉइंट यहाँ पे और द्विध्रुव इतना बड़ा है, ठीक है। इसलिए ई तुल्य बराबर 2 के क्यू, आर की तुलना में एल बहुत छोटा है इसलिए आर स्क्वायर की पावर 3/2, इनको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ई तुल्य क्या हो जाएगा 2 के क्यू एल अपॉन आर की पावर 3। अब देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई तुल्य इज इक्वल टू के क्यू 2एल ऐसे लिख के और आर क्यू, इसको लिखने से फायदा क्या होगा वो भी देखो, बस ये 2 को मैं इसके पास लेके आऊँ, बाकी सब सेम है। ई तुल्य इज इक्वल टू, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ के क्यू 2एल अपॉन आर क्यू, और हम पढ़ के आए हैं पी इज इक्वल टू क्या होता है k × 2एल, तो ई तुल्य क्या हो जाएगा यहाँ पे के पी अपॉन आर क्यू, ठीक है। अगर मैं अब वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ, अब वेक्टर फॉर्म आप देखें, देखिए इधर ही क्या आ रहा था ई प्लस कॉस थीटा, इधर ही क्या आ रहा था ई माइनस कॉस थीटा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई, ई तुल्य की यही डायरेक्शन हुई, हुई या नहीं हुई, और पी की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, पी की डायरेक्शन
एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए जब हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। क्यों? इससे हमें पता चल जाएगा कि इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत है, और फाइनली रिजल्ट जो मिलेगा हमें वो ये मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया? एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूँ, वहां तक मैंने रिवाइंड किया था। 2k प्लस कॉस थीटा, ई प्लस की वैल्यू रख दी, कॉस थीटा की वैल्यू हम इस डायग्राम से निकालेंगे, और हमने निकाली तो क्या होता है, आदर्भटिक कर्ण होता है एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट होता है, जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया। इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1/2 थी, दोनों को ऐड करेंगे 3/2। एल आर से छोटा है, इसलिए आर की पावर कितनी रह जाएगी, आर स्क्वायर पावर 3/2। और यहाँ तक ये सॉल्व हो गया है। दो को इसके पास ले जाएंगे तो KP2 है। अब मुझे देखना है डायरेक्शन। देखो E की डायरेक्शन ये है, क्योंकि दोनों का परिणाम ये है। E की डायरेक्शन ये है, और P की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस। P की डायरेक्शन ये, दोनों डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। और ये आपका निरक्षीय बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो ज्ञात हो गया। टॉपिक का नाम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से हम अक्षीय बिंदु पे भी देखा और निरक्षीय बिंदु पर भी देखा कि दोनों बिंदुओं पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्या मैं इसको साफ कर देता हूँ, साफ करके थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं, अगर मैं E और R के बीच में क्या बनाना चाहूँ, ग्राफ बनाना चाहूँ, विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो ग्राफ कैसा मिलता है मुझे, वो मैं देख लेता हूँ। विद्युत क्षेत्र एवं दूरी R के मध्य ग्राफ E और R, तो यहाँ होता है E 1/r³, तो ग्राफ आएगा ऐसा। ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है। दूसरी अगर हम बात करें कुछ की पॉइंट्स की, तो देखिए E अक्षीय बिंदु पर क्या होगा, 2kp/r³ और E निरक्षीय बिंदु पर क्या होगा, kp/r³। अगर मैं इन दोनों का अनुपात देखना चाहूं तो E अक्षीय अपॉन E निरक्षीय एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट, तो क्या होगा, 2kp/r³ अपॉन kp/r³। तो E अक्षीय अपॉन E निरक्षीय क्या आएगा, 2/2/1। और इसको और आगे लिखना चाहूँ तो E अक्षीय वज्रगुणा करके 2E निरक्षीय। ये दोनों ही रिजल्ट आपके बहुत ही काम के हैं। अक्षीय और निरक्षीय में अनुपात कितना आएगा, 2:1, अक्षीय और निरक्षीय। एक क्वेश्चन बनता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर व अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होगा। MCQ में पूछे जा सकते हैं, 2:1, 1:2, 1:1 नोटा। तो इसमें आंसर क्या होगा, बहुत से जल्दीबाजी में क्या करेंगे, 2:1 को टिक करके आ जाएंगे।
लेकिन आंसर सही क्या होगा, 1:2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको ये याद रखना है, देखो अगर अक्षीय और निरक्षीय में पूछे, यहाँ क्या पूछ रहा है, निरक्षीय और अक्षीय में, यहाँ इसने उल्टा कर दिया है। ये अगर अक्षीय और निरक्षीय पूछता कि विद्युत ध्रुवीकरण अक्षीय बिंदु पर और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब 2:1 होता अक्षीय के साथ। अब उसने पूछा निरक्षीय और अक्षीय, तो 1:2। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो अक्षीय निरक्षीय के बीच में पूछ रहा है या निरक्षीय और अक्षीय के बीच में पूछ रहा है। अक्षीय निरक्षीय पूछेगा 2:1, निरक्षीय और अक्षीय के बीच में पूछेगा तो 1:2 रहने वाला है। ये आपको क्लियर पता है। तो यहाँ तक की जो आज की क्लास थी आपको समझ में आया क्लियर, बहुत काम का डेरिवेशन था। आई थिंक मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की, तो आपको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। आज वाला टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके लिए थैंक यू सो मच, वेरी गुड नाइट एंड टाटा।